हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? देखिए, इसके पहले की वीडियो में यानी पार्ट 7 में आपने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, और डबल फर्टिलाइजेशन में आपने देखा क्या था कि ये जो आपकी जो सेकेंड मेल गैमेट था वो सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता था और प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता था। देखिए, सेकेंडरी जो न्यूक्लियस था वो n+n की कंडीशन बराबर 2n की कंडीशन में होता है, क्योंकि उसमें दो न्यूक्लियस थे और दोनों न्यूक्लियस मिलते हैं तो 2n बनाते हैं, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन या पोलर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी इससे सेकेंडरी मेल गैमेट फ्यूज करता है तो n की अवस्था में सेकेंड मेल गैमेट होता है और इससे फ्यूज करता है तो 3n बनाता है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है उसका कैसे विकास होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। 3 स्टेप में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरी सेलुलर एंडोस्पर्म, तीसरी जो होती है हीलोबियल एंडोस्पर्म। यानी कि न्यूक्लियर मतलब केंद्र की एंडोस्पर्म जो होती है, और सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कि कोशिकीय एंडोस्पर्म, और हीलोबियल मतलब हीलोबियल एंडोस्पर्म। आखिर एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म ब्रूड कोष, मतलब ब्रूड को पोषण देने वाला ही आपको क्या कहलाता है? ब्रूड कोष। ब्रूड कोष जो होती है वो ब्रूड कोष आपके डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप प्राइमरी एंडोस्पर्म से आगे की तरफ विकसित होता रहता है, और ये जैसे जैसे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो विकसित होता है उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है। देखिए, 3 तरह की आपके ये न्यूक्लियर जो आपके डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो इस फिगर में को ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पर आपके एम्ब्रियो दिख रहा है, यानी कि एम्ब्रियो का आगे की तरफ विकास हो रहा है और साथ साथ एंडोस्पर्म का भी विकास हो रहा है। देखिए, एंडोस्पर्म में क्या होता है कि न्यूक्लियर यानी कि उसकी जो सेल्स होती है एंडोस्पर्म की, उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो वही सिर्फ बार बार क्या करती है? डिवीजन करती है, यानी कि उसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, केंद्रीय विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं तो इसके अंदर एक जगह बन जाती है, खाली जगह बनती है, जिसे वैक्यूल कहते हैं, यानी कि रिक्तिका कहते हैं। इस चीज को हम लोग नारियल में देख सकते हैं कि नारियल जो कच्ची नारियल होती है उस नारियल के बीच में एक जगह बनती है। उस जगह के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, जलीय तरल पदार्थ होता है, मीठा तरल होता है। उस तरल के चारों ओर सफेद रंग की मुलायम संरचना आप देखते हैं। जब भी कच्ची नारियल आप खाए होंगे तो आसानी से उसको देखे होंगे कि बीच में एक तरल मीठा तरल होता है और इस मीठे तरल के चारों ओर सफेद रंग की एक परत दिखती है। कच्ची नारियल में जो सफेद रंग की परत दिखती है आपको कच्ची नारियल में, वो आपकी न्यूक्लियर डिवीजन है, यानी कि उसकी न्यूक्लियर से डिवीजन है, यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यानी कि केंद्रकीय भ्रूण कोष है। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे जैसे नारियल जो होता है वो परिपक्व होता है, ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं एक ठोस गोले के रूप में। तो ये जो है ये आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाती है। यानी एक बार पुनः समझिए कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती हैं उनमें कंटिन्यू कैरियोकाइनेसिस होती है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, और जो न्यूक्लियस बनते हैं वो फ्रीली होते हैं। उसके बीच में एक वैक्यूल बनती है, यानी कि रिक्तिका बनती है, जिसमें एक मीठा तरल पाया जाता है। नारियल के गोले से आप कुछ समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने इससे पूर्व अभी आपको समझाया है। तो ये आपकी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म थी। दूसरी जो है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है कि जो भी एंडोस्पर्म की जो कोशिका होती है वो कोशिका डिवीजन करती है, और डिवीजन करने के बाद तुरंत ही वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। समझ में आया सबको कि जो भी सेलुलर एंडोस्पर्म होती है उस सेलुलर एंडोस्पर्म में जो भी एंडोस्पर्म की कोशिकाएं डिवीजन करती हैं, न्यूक्लियस बनाती हैं, और न्यूक्लियस बनाने के जस्ट बाद तुरंत ही वो अपने चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि सेल वॉल तुरंत ही बना लेती हैं। तो इस तरह की जो एंडोस्पर्म की विकास की कहानी होती है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर सेल डायरेक्ट ही बन रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस ही नहीं, न्यूक्लियस के बाद तुरंत ही उसके चारों ओर सेल वॉल बन रही है। तो ये आपके सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं। तीसरी जो स्टेप मैंने लिखा है वो है हीलोबियल एंडोस्पर्म। क्या है? हीलोबियल एंडोस्पर्म। हीलोबियल एंडोस्पर्म जो होती है इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। अभी मैं समझाता हूं क्यों इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, ये समझते हैं हम लोग। देखिए, इन दोनों के बीच की अवस्था होती है आपके
हिलोबियल। हिलोबियल जो है, जो मोनोकाटिलिडनस प्लांट्स होते हैं यानी कि एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें हम लोगों को हिलोबियल एंडोस्पर्म देखने को मिल जाता है। तो देख रहे हैं ये जो चीज है यहाँ पर चित्र रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपके हिलोबियल एंडोस्पर्म होते हैं। हिलोबियल में जो है आप देख रहे हैं, ये आपके एंडोस्पर्म की सेल्स है, इसके अंदर पाया जाने वाला ये न्यूक्लियस है। देखिए न्यूक्लियस जब डिवीजन करता है इसका, इस सेल्स का यानी कि एंडोस्पर्म का, तो 2 न्यूक्लियस फॉर्मेशन कर रहा है। दोनों न्यूक्लियस जैसे ही बनते हैं उसके तुरंत बाद क्या होती है, आपके सेल वॉल बन जाती है। क्या बन रही है, सेल वॉल बन जा रही है, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के फलस्वरूप सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। बाद की जो स्टेप होती है, इसके बाद की जो स्टेप होती है, उस बाद की स्टेप में आपकी क्या है कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन की जाती है। क्या की जाती है, न्यूक्लियर डिवीजन की जाती है, जिसमें बार बार न्यूक्लियस क्या होते हैं, वो डिवीजन करते हैं। तो इस तरह देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस था इसके अंदर ये 1 से 2 न्यूक्लियस बना है, बट इसके चारों ओर क्या हुआ, अभी सेल वॉल नहीं बना हुआ। इसमें भी क्या है, ये जो न्यूक्लियस था ये डिवाइड हुआ और 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, बट इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हुआ, फॉर्मेशन नहीं हुआ, या फिर कह सकते हैं सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसमें देख रहे हैं जो न्यूक्लियस थी, ये न्यूक्लियस कॉन्टिन्यू डिवीजन की और इसके फलस्वरूप मल्टी न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन की, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन की। तो ये जो चीजें होती हैं, ये आपके क्या हैं, हिलोबियल एंडोस्पर्म कहलाती हैं। तो ये थी 3 टाइप्स आपके एंडोस्पर्म की विकास की, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं सीड। देखिए जैसे जैसे एंडोस्पर्म का विकास होता रहता है और एम्ब्रियो अपनी आगे की डेवलप होती है, विकसित हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप जो ओव्यूल होता है, वो ओव्यूल्स की जो लेयर्स होती हैं, यानी कि उसकी जो अध्यावर्ती दीवारें होती हैं, वो सीड कोट का फॉर्मेशन कर लेती हैं, यानी कि बीज आवरण का फॉर्मेशन कर लेती हैं। देखिए 2 तरह के हम लोग सीड्स पढ़ रहे हैं, एक है एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड्स यानी कि ब्रूड कोशी, या इसे हम कहते हैं एल्बुमिनस सीड। देखिए ऐसे सीड्स जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट्स हो, ध्यान देना आप सब कि ऐसे सीड्स जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट्स हो, उसे हम लोग एंडोस्पर्मिक कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए कि ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंस हो, पाया जा रहा हो, उसे हम लोग एंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। देखिए जो मोनोकाटिलिडन्स के प्लांट्स होते हैं, आप देख सकते हैं राइस या फिर मेज, ठीक, ये और भी एग्जांपल है मोनोकाट में। तो जो देखिए ये मेज है, ये क्या है, एंडोस्पर्मिक यानी कि एल्बुमिनस सीड्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके एंडोस्पर्म होते हैं स्टार्ची फॉर्म में, ठीक है ना। एंडोस्पर्म क्या होते हैं, स्टार्ची फॉर्म में होते हैं। तो ये जो एंडोस्पर्म है, जब भी इसका विकास होता है, यानी कि भ्रूण के विकास के समय एंडोस्पर्म पूरी तरह उपयोग नहीं हुई थी। सीड मैच्योर होती है और मैच्योर होने के फलस्वरूप, परिपक्व होने के फलस्वरूप ये एंडोस्पर्म बीज के साथ बरकरार रहता है, और जब सीड जर्मिनेशन करता है यानी कि बीज का अंकुरण होता है, तो इस समय जो ये आपके एंडोस्पर्म पाया जा रहा है, ये एंडोस्पर्म जर्मिनेट सीड को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करती है। यानी कि जो बीज अंकुरित होती है, उस बीज अंकुरण की सेल्स को ये एंडोस्पर्म जो है वो नरिश प्रोवाइड करती है, जो भी इसके पास न्यूट्रिएंट्स होगा। तो ये जो है क्या है, आपके एंडोस्पर्मिक सीड है। एक बार पुनः समझिए, ऐसे सीड्स जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंस हो, पाया जा रहा हो, उस सीड को हम लोग एंडोस्पर्मिक यानी कि एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। में जो है राइस एक्सेट्रा, ये क्या है आपके एल्बुमिनस सीड्स। सेकंड नॉन एल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे सीड्स जिसके अंदर आपके एंडोस्पर्म नहीं हो, यानी कि भ्रूण को पोषण देने वाला जो सेल्स फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोष। तो जिन सीड में आपकी क्या हो, एंडोस्पर्म ना हो, एब्सेंट हो, उन्हें उन सीड्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड्स। तो जो डाइकाट प्लांट्स हैं, पी को ले लीजिए, ग्राम्स को ले लीजिए, ये क्या है आपके पी, ग्राम,
एसेट्रा, ये सब क्या है आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हैं, क्योंकि इन सीड में जब भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस एम्ब्रियो के ड्यूरेशन में ही समस्त जो एंडोस्पर्म थी उसका यूज कर लिया गया था। इस कारण पूर्ण विकसित जो सीड्स होती है उस सीड्स में आपके एंडोस्पर्म एब्सेंट होती है। तो ऐसे जो सीड्स होते हैं इन सीड्स में सीड जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायर मटेरियल्स होती है उस रिक्वायर मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए उनमें कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन होता है। हमने आपको पढ़ाया था कि डाइकाट प्लांट्स में किस तरह आपके एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और उसमें आपने देखा था कि कॉटिलेडन्स बन रहे थे। तो ये जो आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में आपके एंडोस्पर्म जो होते हैं वो एम्ब्रियो जो होती है उसके डेवलपमेंट के समय ही आपकी पूरी तरह यूज कर ली जाती है, इसलिए एंडोस्पर्म नहीं होती है। बट सीड जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायर मटेरियल्स होती है उसको कलेक्ट करने के लिए अपने अंदर स्टोर करने के लिए आपके कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वो कॉटिलेडन जो होता है जब भी बीज का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो उस समय न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। तो ये थी आपके एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक से। दूसरी जो है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, यानी कि सीड की संरचना आपको पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी मेंशन किया गया है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। देखिए दोनों तरह की सीड को हमको पढ़ना है, मोनोकाट यानी कि मोनोकाटिलेडनस जो सीड्स हैं और दूसरा डाइकाटिलेडनस जो सीड्स हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मोनोकाटिलेडनस सीड्स जो हैं उसके विषय में समझाऊंगा। देखिए मोनोकाट नहीं, सॉरी आपको डाइकाट में पढ़ाने वाला हूं क्योंकि मैंने डाइकाट की संरचना बनाया है। डाइकाट पढ़ना क्या आपको, डाइकाट पढ़ना है कि मोनोकाट का चित्र मैंने बनाया ही नहीं है इसलिए मोनोकाट को समझा नहीं सकते। यहां पर मैंने लिखा था मोनोकाट। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट में क्या होता है, हम यहां पर आपकी ग्राम सीड्स को बता रहे हैं। देखिए ग्राम सीड में हम लोग क्या दिख रहा है कि जब भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता था तो आपके उसकी एम्ब्रियो जो थी आगे मुड़कर कार्डियक स्ट्रक्चर यानी कि हृदय का संरचना बनाकर वो कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन करती थी। कॉटिलेडन जो थे जहां पर जुड़ते थे उससे हम लोग पोलीमेल्स कहते हैं। देखिए दोनों वो कॉटिलेडन जो बनते थे वो कॉटिलेडन्स एक अक्ष पर जुड़ते थे, यानी कि ये बीजपत्र है, ये क्या है कॉटिलेडन्स हैं, क्या है कॉटिलेडन्स हैं, बीजपत्र हैं और इन बीजपत्र में आपके ढेर सारी न्यूट्रिएंट्स क्या है संचित है और ये न्यूट्रिएंट जो है जब भी सीड जर्मिनेट करेगी उसको क्या करेंगे न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है एम्ब्रियो है यानी कि भ्रूण है, नन्हा प्लांट्स बोल सकते हैं इसे, नन्हा प्लांट्स बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये कॉटिलेडन्स हैं, कॉटिलेडन्स एक अक्ष पर, दोनों कॉटिलेडन्स एक अक्ष पर जुड़ते हैं जिसे हम लोग एक्सिस जोन कह सकते हैं यानी कि अक्ष जोन कह सकते हैं, अक्ष क्षेत्र। इस अक्ष क्षेत्र में हम लोगों को एम्ब्रियो मिलती है। आप देख रहे हैं जो कॉटिलेडन्स की जो अक्ष जोन्स होती है, एक्सिस जोन होती है, उसके ऊपर आपके एक रॉड सदृश संरचना बनती है। जो रॉड सदृश संरचना ऊपर बनाती है उसे हम लोग एपिकॉटिल कहते हैं। एपिकॉटिल क्या कहते हैं उसे हम लोग एपिकॉटिल कहते हैं। जो एपिकॉटिल्स होता है ये लास्ट में ऊपर की ओर समाप्त होता है, प्लूम्यूल्स में समाप्त होता है। आपने इन शब्दों को सुना था, प्लूम्यूल्स यानी कि प्रांकुर में समाप्त होता है। जो प्रांकुर होता है जब भी सीड जर्मिनेट होगा उसके फलस्वरूप ये आगे की ओर नए प्लांट्स की पत्ती इत्यादि का निर्माण करेगा। समझ में आया कि जो ये एपिकाटिल्स है एक्सिस जोन के ऊपर, ये एपिकाटिल ऊपर आपके प्लूम्यूल्स में समाप्त हो जाती है यानी कि प्रांकुर में समाप्त हो जाती है और प्रांकुर में एक नन्हा पौधा छुपा है। जब भी ये डेवलप होगा, विकसित होगा और आगे की तरफ सीड जर्मिनेशन के फलस्वरूप तो ये एक नई पत्तियों को बनाएगा, ठीक है ना। और नीचे की तरफ यानी कि जो एक्सिस जोन की नीचे की भाग होती है वो हाइपोकॉटिल्स बनाती है। कौन से पार्ट बनाती है? हाइपोकॉटिल्स बनाती है। हाइपो मतलब नीचे, हाइपोकॉटिल्स बनाती है और हाइपोकॉटिल जो होती है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में समाप्त होती है जिसे हम लोग रेडिकल कहते हैं यानी कि मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर क्या होता है? मूल प्लस अंकुर, यानी कि जो जड़ का फॉर्मेशन करेगी उससे हम लोग क्या कहेंगे? मूलांकुर कहेंगे। तो ये रेडिकल का फॉर्मेशन करती है। जो ये रेडिकल होती है इस पर एक कैप लगी होती है जिसे हम लोग रूट कैप कहते हैं। तो ये थी आपके
स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सेट्स यानी कि ग्राम जो सेट्स है वो आपके डाइकॉट सेट है। तो इस तरह आपके क्या थे, एंडोस्पर्म का विकास था और एंडोस्पर्मिक सेट्स, नॉन एंडोस्पर्मिक और डाइकॉट सेट्स की संरचना थी। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।